आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 13 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, अंडर सेक्शन 13 व्हेन इज अ फैक्ट रिलेवेंट। पहला ऑप्शन है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर देन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। बी व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आइए तो अब हम लोग इसका रीज़न देख लेते हैं। सेक्शन 13 तब लागू होता है जब कोर्ट को यह तय करना होता है कि कोई भी कार्य एक्सीडेंटल दैट इज दुर्घटनावश हुआ हो या जानबूझकर दैट इज इंटेंशनल किया गया था, अथवा क्या वह किसी विशेष नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया हो। नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 72। सेक्शन 13 डील्स विद द फैक्ट्स। Section 13 deals with the fact bearing on the question whether the act was accidental or intentional, lawful or unlawful, civil or criminal, valid or void। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सेक्शन 13 विशेष रूप से केवल दो ही संभावनाओं का उल्लेख करता है। पहला, क्या जो काम है वो एक्सीडेंटल हुआ या जानबूझकर किया दैट इज इंटेंशनल हुआ। मतलब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, एक्ट जो है एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 73। Section 13 also applies when there is a question whether an act was done with option A motive, option B negligence, option C particular knowledge or intentional, option D good faith। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। तो कोर्ट ये जानने के लिए अक्यूज्ड के पास ये जानने के लिए कि अक्यूज्ड के पास रिक्वायर्ड नॉलेज या इंटेंशन था या नहीं, उसके पहले किए गए प्रीवियस सिमिलर एक्ट्स का जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। विच फैक्ट व्हेन बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 13। द फैक्ट दैट such act was formed as part of series of similar occurrences। That B, that fact that accused is wealthy, that fact accused is wealthy, that fact that accused is unpopular, that fact that accused has many friends। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पहला, द फैक्ट दैट एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। यदि एक ही प्रकार की इवेंट बार बार होती है और व्यक्ति हर इवेंट से जुड़ा हो तो ये संकेत दे सकता है कि ये जो कार्य है एक्सीडेंटल नहीं बल्कि जानबूझकर इंटेंशनल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75। द सीरीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 13 मस्ट कंसिस्ट ऑफ unrelated occurrence, B similar occurrences, C civil dispute, D criminal proceedings only। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा सिमिलर ऑकुरेंसेस। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। जो घटनाएं हैं उनका नेचर समान होना चाहिए, केवल असंबंधित घटनाएं रेलेवेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 76। अंडर सेक्शन 13 द पर्सन डूइंग द एक्ट मस्ट, पहला ऑप्शन कंसर्न्ड इन ईच ऑफ द सिमिलर ऑकरेंसेस, बी कन्विक्टेड इन ईच ऑफ ऑकरेंसेस, सी एक्विटेड इन ईच ऑकरेंस, डी विटनेस इन ईच ऑकरेंस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कंसर्न्ड इन ईच ऑफ द सिमिलर ऑकरेंसेस। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं कि सेक्शन 13 जो है कार्यों के पैटर्न को रेलेवेंट बनाती है, ना केवल
व्यक्ति के कैरेक्टर या उसके पहले के कन्विक्शंस को। अ, नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे वाला हमने बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो सेक्शन है ये मांग करता है कि व्यक्ति प्रत्येक समान घटना में शामिल रहा हो, कंसर्न रहा हो। मतलब जो भी पर्सन है सिमिलर ऑकुरेंसेस के साथ, वो पर्सन उसके में इन्वॉल्व रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 13? सेक्शन 13 के अंदर क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन, प्रीवियस कन्विक्शन आर ऑलवेज रेलिवेंट। बी, सिमिलर ऑकुरेंसेस आर रेलिवेंट ओनली इन सिविल केसेस। सी, द फैक्ट दैट द एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस इज रेलिवेंट। डी, कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज ऑलवेज रेलिवेंट। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, the fact that the act formed the part of series of similar occurrences is relevant। जो सेक्शन 13 है वो जो पैटर्न ऑफ सिमिलर एक्ट्स होता है, जो पैटर्न ऑफ सिमिलर एक्ट्स होता है उसको रेलिवेंट बनाता है, ना कि केवल व्यक्ति के कैरेक्टर को या उसके प्रीवियस कन्विक्शन को। क्वेश्चन नंबर 78, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 13 इज टू डिटरमाइन। पहला, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा, whether the act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intentional। D, competency of witness। तो करेक्ट आंसर होगा सी, whether the act was accidental or intentional or was done with a particular knowledge or intention। ये जो सेक्शन 13 है, कोर्ट को कार्य के पीछे मानसिक अवस्था, उसके मेंटल एलिमेंट का अनुमान लगाने में मदद करती है। मेंटल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 79, अंडर सेक्शन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड? पहला, एक्सीडेंटल। दूसरा, इंटेंशनल। तीसरा, पर्टिकुलर नॉलेज। डी, मोटिव। तो एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, पर्टिकुलर नॉलेज है, मोटिव नहीं है। तो अभी आइए हम लोग इसका रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में क्या है इसमें कि जो एक्सीडेंटल है मेंशन्ड है, इंटेंशनल मेंशन्ड है, पर्टिकुलर नॉलेज मेंशन्ड है और इंटेंशन मेंशन्ड है, ये मोटिव को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करता है। क्वेश्चन 80, द रेलिवेंस अंडर सेक्शन 13 अराइजेस बिकॉज। पहला, सिमिलर एक्ट्स में इंडिकेट ए पैटर्न। बी, सिमिलर एक्ट्स प्रूव गिल्ट कंक्लूसिवली। तीसरा, प्रीवियस एक्ट ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश मेंस रिया। डी, कैरेक्टर एविडेंस इज एडमिशेबल। हम लोग का सही होगा सिमिलर एक्ट्स में इंडिकेट अ पैटर्न। जो सिमिलर एक्ट्स होते हैं वो पैटर्न को इंडिकेट करते हैं। कि जो इसका रीज़न क्या है कि बार बार होने वाली समान घटनाएं ये संकेत देती है कि घटना दुर्घटनावश नहीं हुई है बल्कि जानबूझकर या नॉलेज के साथ की गई है। क्वेश्चन नंबर 81, ट्रू और फॉल्स? सेक्शन 13 मेक्स एवरी प्रीवियस एक्ट ऑफ द अक्यूज रेलिवेंट। ऑप्शन ए ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स होगा। एवरी प्रीवियस एक्ट रेलिवेंट नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? केवल वही प्रीवियस एक्ट रेलिवेंट है जो सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेस का हिस्सा हो और जिसमें वो व्यक्ति शामिल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रू और फॉल्स? ए सिंगल प्रीवियस ऑकरेंस इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 13। ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स होगा।
इसका रीजन क्या है? सेक्शन में सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक से अधिक घटनाएं होनी चाहिए, एक से अधिक घटनाएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, fill in the blanks. Section 13 makes relevant the fact that such act form part of a series of option A connected offense, connected occurrence, B similar, C criminal, D independent। तुम लोग का सही आंसर होगा सिमिलर, क्योंकि जो बेयर एक्ट में है वो जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस, सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 84, fill in the blanks. In each of similar occurrences, the person doing the act must have been, पहला ऑप्शन convicted, acquitted, concerned, prosecuted। तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा इसमें concerned। सेक्शन, इसका रीजन क्या है? सेक्शन 13 के लिए कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक व्यक्ति उस घटना में शामिल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 13? सेक्शन 13 का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? पहला, देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। बी, द एक्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस। और सी, द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न इन ईच ऑकुरेंसेस। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेक्शन 13 को लागू करने के लिए सारा कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला कि कोई एक्सीडेंट हो, दूसरा कोई इंटेंशन हो या नॉलेज हो, उसका क्वेश्चन होना चाहिए, और जो एक्ट है वो पार्ट होना चाहिए सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकुरेंसेस का, और जो पर्सन है वो पर्सन हर ऑकुरेंस में कंसर्न्ड होना चाहिए। आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस in order to obtain money for which it is insured. The fact that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which fire occurred, and after each of which fire A received payment from a different insurance company, are relevant as tending to show that the fire were not accidental. क्वेश्चन देखिए अब हम लोग का क्या है कि ए जो अक्यूज्ड है intentionally burning down his house to claim insurance money. He claims that fire was a tragic accident. The prosecution wants to prove that A lived in 3 other houses over past few years, insured all of them, each one mysteriously caught fire, and he collected insurance payout every single time. How does the law treat these facts? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का they are irrelevant because the past fire at different properties constitute entirely separate transaction. B, they are relevant as tending to show that the fires were not accidental. C, they are irrelevant character evidence that they can only be introduced in civil damages suit. D, they are relevant only if insurance companies have filed a joint conspiracy lawsuit against A. तो correct answer है option B, they are relevant as tending to show that fires were not accidental। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यदि आपका घर एक बार जल जाए तो वो मिसफॉर्चून या बैड लक हो सकता है, या खराब वायरिंग के कारण दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यदि आप जिस जिस घर में रहते हैं वो हर बार इंश्योरेंस लेने के बाद जल जाता है और हर बार आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, तो मामला बदल जाता है। ये लगातार होने वाला बैड लक दिखाता है कि आग दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई एक प्लान्ड सिस्टम थी।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज एम्प्लॉयड, ए इज employed to receive money from the debtors of B. It is A's duty to make entries in a book showing that amount received by him. He makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive. The question is whether this false entry was accidental or intentional. The fact that the other entries made by A in the same book are false and that false entry in each case in favor of A are relevant. Question number 87. A's job is to collect cash from B's client and write the exact amount in accounting ledger. B notices that A logged a smaller amount than he actually collected on a certain day. A claims it was just a typo, a clerical error. What facts can be introduced to counter A's defense? Option A, the fact that other entries made by A in the same book are false and that the false entry is in each case in favor of A are relevant. Option B, only the fact that A has generally bad reputation for honesty among his co-workers is relevant. C, the fact that irrelevant because a clerical mistake in a account book cannot be used to prove criminal intent. D, the entries are relevant only if B can produce a handwriting expert to prove A physically wrote them. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति लेजर या स्प्रेडशीट में गलती से गलत एंट्री कर सकता है, लेकिन यदि मालिक को उसकी किताब में 20 और गलतियां मिले और हर गलती का फायदा केवल ए को हो रहा हो तो ये केवल टाइपिंग की गलती नहीं रह जाती। ये दिखाता है कि ए ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर पैसे चुराए थे। और दूसरा एक इलस्ट्रेशन ये है कि ए इज accused of fraudulently delivering to be a counterfeit currency. The question is whether the delivery of currency was accidental. The fact that soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D, E are relevant as showing that delivery to B was not accidental. Question number 88. A hands a fake bill to B. When caught, A claims, I had no idea it was fake. It was a complete accident that I had in my wallet. The prosecution offers evidence showing that just an hour before and an hour after the meeting B, A had also passed fake bills to C, D, and E. What are the legal relevance of this evidence? Option A. It is irrelevant hearsay regarding transaction involving third parties who are not party up to this trial. B. It is relevant only if C, D, E, and already filed a formal police complaint against B. C. The fact that soon before or soon after delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D, and E are relevant as showing that delivery to B was not accidental. D. It is completely irrelevant because passing currency to other people does not prove what A was thinking when he dealt with B. तो इसका करेक्ट आंसर होगा C. The fact that soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D, and E are relevant as showing that delivery to B was not accidental. इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं। ये संभव है कि आपको किसी दुकान से गलती से नकली नोट मिल जाए और आप अनजाने में उसे आगे चला दें, लेकिन यदि आप उसी दिन C, फिर B और फिर D और फिर E को नकली नोट दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका नोट के नकली होने की जानकारी नहीं थी। यह घटना सीरीज को दिखाती है कि यह जानबूझकर चलाया गया काम था और B को नकली नोट देना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक जानबूझकर किया गया एक काम था। तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। सेक्शन 13 तक हम लोगों ने MCQ कर लिया है और सेक्शन 14 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।